अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी खबर से करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत जो घरेलू सारिफीन है उनके लिए बिजली की कीमत में ₹7.41 फ़ी यूनिट, जबकि जो सनती सारिफीन है उनके लिए भी कमी का ऐलान किया गया है और तकरीबन ₹37 उनको भी यूनिट अब ₹37 में उन पर कमी कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत संभाली तो डिफ़ॉल्ट होने वाला था। ये मुल्क IMF से बात चल रही थी लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने मुकाबला किया, डट कर मुकाबला किया और अल्लाह के फजल से जो हमारी मेहनत है वो रंग लाई है और मुल्क दिवालिया होने से बच चुका है। हमारे मंशूर में था कि हम बिजली की कीमत कम करेंगे और मंशूर में जो किया गया वादा था वो पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि तमाम शोबों की जो तरक्की है उसमें महंगी बिजली एक रुकावट है। साथ ही साथ कहा है कि जो आइंदा 5 साल हैं उसमें जो गर्दिशी कर्जा है बतदरीज खत्म हो जाएगा। इस ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने को मिला और अवाम ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। सवाल ये होगा कि क्या वाकई इस ऐलान पर अमल दरामद के बाद अवाम को सुख का सांस मिलेगा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म का इस ऐलान, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, अपने पैनल की राय इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में बानी PTI का जिक्र होगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर ग्रीन सिग्नल उनकी जानिब से दे दिया गया है, जबकि जुनैद अकबर ने इसकी तरदीद कर दी है। अब ये मामला है क्या, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने आलमी तिजारत पर एक और बड़ा धचका लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, क्योंकि दुनिया में टैरिफ जंग उन्होंने फैला दी है। पाकिस्तान पर भी जवाबी टैक्स आयद कर दिया है। किस मुल्क पर कितना जवाबी टैरिफ आयद किया गया है और इसके असरात क्या होंगे, इसको डिस्कस कर लिया जाएगा। डिस्कशन के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। स्टूडियोज में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ आमिर खाकवानी साहब और हामिद अल मशरकी साहब भी आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। वागा साहब, आगाज़ करते हैं। एक अच्छी खबर, वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ी यूनिट कमी का ऐलान किया है बिजली सारिफीन के लिए, घरेलू सारिफीन के लिए भी, सनती सारिफीन के लिए। किस तरह से आप ये ऐलान, ये इक़दाम देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? बड़ी देर की मेहमान आते आते बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बात यह है कि ये ख़बरें तो काफ़ी अरसे से सुन रहे थे। इससे पहले आपने देखा कि कभी ₹1 कुछ पैसे, कभी ₹1.5 बिजली की यूनिट में कमी आ रही थी, लेकिन पहली दफ़ा एक अच्छी खबर आई है कि ₹7.41 जो है वो घरेलू जो सार्फिन है उनके लिए और ₹7.59 सनती जो यूनिट्स हैं उनके बिजली के यूनिट्स की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। अब ये कब से नाफिज होता है ये देखने की बात है। ख़बर तो ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमारी जान IPP से तो ना छूटी, वहाँ तो कौम की जो गला है वो वहीं उसी तरह पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। असल बात ये है, जब तक हम एनर्जी, ख़ास तौर पर बिजली पैदा करने के दूसरे ज़राए और सोर्सेज इख्तियार नहीं करेंगे, जब तक हम सोलर को प्रमोट नहीं करेंगे, सोलर पे टोटल टैक्स ज़ीरो नहीं करेंगे, लोगों को धड़ाधड़ कहेंगे कि आप सोलर बनाएं और बिजली सस्ती से सस्ती ग्रिड स्टेशन पे पहुँचाएँ ताकि और लोगों को भी बिजली मिल सके। इसके अलावा हमें हाइडल पावर की तरफ जाना पड़ेगा, पानी से बिजली। पाकिस्तान के अंदर नहरी निज़ाम, ख़ास तौर पर मैं पंजाब की बात करूंगा कि इतना बड़ा नहरी निज़ाम है। दुनिया के कई मुल्कों ने पंजाब को, पाकिस्तान को ये ऑफ़र किया है कि हम आपके नहरी निज़ाम पे ऐसे ऐसे हाइडल पावर स्टेशंस लगा सकते हैं कि आपको ₹1, ₹2, ₹3 यूनिट फ़ी बिजली पड़ेगी। अच्छा, उधर कोई नहीं आता, ये ₹7 कम कर दिए, ₹2 कम कर दिए। भाई आप देखें, फिर भी क्या पाकिस्तान के अंदर बिजली की जो इस वक्त कीमत है, ख़ास तौर पर सनती लोगों के लिए, सनती सेक्टर के अंदर, क्या दुनिया के किसी मुल्क में जो इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है, ख़ास तौर पर चाइना में हो रही है, फिर बांग्लादेश में हो रही है, दूसरे मुल्कों में, क्या उसका कंपैरिजन कर सकते हैं हम? क्या हम अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो कीमत है वो बिजली की वजह से बढ़ रही है? देखिए, मेन चीज़ है बिजली। जब वो महंगी है तो चीज़ें महंगी बनेगी, लिहाजा हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। जब हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है, हम दुनिया में मुकाबला ही नहीं कर सकेंगे। बताएं, हमारा ज़र मुबादला कहाँ से आएगा? हमारे फॉरेन रिजर्व्स कैसे आएंगे? बिजली की कीमतों की आपने बात की है, तो ये बात तो एक्सेप्ट की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कि जो तमाम शोबे हैं उनकी तरक्की में भी बिजली एक रुकावट है। वागा साहब, हमने देखा कि ये ऐलान तो हो गया, जिस तरह से आपने कहा कि ऐलान तो कर दिया जाता है
है और कहा यह गया है कि हमारे मंशूर का ये हिस्सा था, मज़ीद और ऐलानात भी हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो हुकूमत बात कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद रिलीफ भी मिलेगा, ऐसा होता आपको नज़र आ रहा है? देखिए, काबिल अमल बात तो है। उसकी वजह यह है कि अगर आप बिजली के बिलों पर गौर करें तो उस पर टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि टैक्सों के नाम ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं। आप बिजली का बिल देखें, उस पर फर्दर टैक्स, एडिशनल टैक्स, सरचार्ज, सुपर सरचार्ज, आखिरकार कोई नाम जब नहीं बचा तो एक दो ऐसे नाम उसमें आ गए, सुपर सरचार्ज, फर्दर टैक्स, एक लफ्ज आया फर्दर टैक्स। भाई लोगों ने पूछा ये फर्दर टैक्स क्या है, उन्होंने कहा जी बस ये समझ लें जगह टैक्स है। जब बिजली के बिलों पे टैक्स इतना ज्यादा है तो बिजली बनाने वाली कंपनियां कहती हैं हमें भाई इतना बदनाम ना करो, हुकूमत तो टैक्स बहुत ज्यादा ले रही है, और यही हालत पेट्रोल की है। तो जब आवाम पे इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये देखनी है कि ये वाली जो हुई है, वजीर आजम साहब जरा ये भी बता दें कि ये वापस कब लेना है ये फैसला, कि ये कितने अरसे के लिए काबिल अमल होगा। क्या IMF से जो इजाज़तनामा हासिल किया गया है जनाब इज़्ज़त माब IMF से, तो उन्होंने क्या रिलीफ दिया है कि कितना अरसा हमें ये इजाज़त है कि हम अपने लोगों को सांस लेने दें थोड़ा सा बिजली में। ये बड़ा, ये मैं कहता हूं इतनी कम, आप देख लीजिएगा कितना का आपका आगे गर्मी आ रही है। 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। औकानी साहब, गर्मी भी आ रही है, 7 रुपए की कमी की गई है, लेकिन जिस तरह से वागा साहब टैक्सेस का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये काफ़ी होगी कमी, और कब तक के लिए ये कमी होगी, और ये जो ऐलान किया गया इस पर अमल दरामद होता आपको नजर आ रहा है? देखिए, कमी बहल मतलब मैं तो वैसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा ख्याल था 10 से 12 रुपए तक होगी कमी फी यूनिट, लेकिन नहीं हुई उतनी का। लेकिन फिर भी अगर इस पे अमल हो और गर्मियों में कम से कम गर्मियों का पूरा सीजन इस पे अमल दरामद अगर किया जाए तो बहरहाल रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन जिस तरह वागा साहब ने कहा, हम सबको बल्कि हर एक को खतरा यही है कि एक बार ऐलान हो गया है और फिर किसी न किसी बहाने से टैक्स लगा दिया जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा। और ये मसले क्योंकि हमारे यहाँ अवाम को रिलीफ देने का इतना बड़ा कदम बदकिस्मती से हुकूमतें लेती नहीं है, और वो खास तौर पर कोई ना कोई प्रेशर की वजह से, मुआशी मसाइल की वजह से, या किसी भी वजह से, या बाज़ औक़ात पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से ऐसे नहीं करते। लेकिन मेरा ख्याल है इनको अमल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनको बिजली के ये जो सारे जो IPPs के साथ, देखिए असल मुसीबत क्या आई है? असल मुसीबत आई है IPPs से मुआहदों की वजह से, और वो बेशतर मुआहदे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में हुए, कोई तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुए, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हुए। तो ये मुसीबत भी उन्हीं की लाई हुई है। अब वो नेगोशिएशन भी इन्होंने की है और उनसे ही इन्होंने पैसे कम करवाए हैं जो रिलीफ दे रहे हैं। तो अब इनको रिलीफ पूरा देना चाहिए। गर्मियों में कम से कम पूरा सीजन गर्मियों करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि गर्मियों में बिजली महंगी कर देती है और सर्दियों में गैस महंगी कर देती है। अब जानते हैं लोग, इसलिए बहुत तंग होते हैं। और अब इसको ये देखना होगा कि ऐसा ना हो कि टैक्सेस बढ़ा दें, क्योंकि मुख्तलिफ तरीके ढूंढे जाते हैं ना। अगर पर यूनिट अगर वहाँ कमी कर दी जाती है, टैक्स बढ़ा दिया जाता है, कोई और नया टैक्स ठोक दिया जाता है। तो अगर इस दफा अल्लाह करे ऐसा हो, हमें तो अच्छी उम्मीद करनी चाहिए और हुकूमत पे दबाव भी डालना चाहिए, प्रेशर भी डालना चाहिए, बात करते रहना चाहिए कि उनको रिलीफ दे। लेकिन बहरहाल जिस तरह कहा ना कि शकूक और शुबात ही बहुत सारे हैं, लोग जो है ना वो मतलब यकीन करने को तैयार नहीं है। इतने डसे हुए हैं बेचारे लोग के वो मतलब उनको बिल्कुल शक ही रहता है। जैसा कहते हैं ना मुहावरा के छाछ पे भी उनको दूध का होता है कि ये भी कि गर्म बोझ से जल ना जाएंगी हम। जी जी। तो अल्लाह करे ये इनको रिलीफ देना चाहिए। ये बड़ा अहम, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को और हुकूमत पूरे जो इत्तेहाद है ये बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी एक परसेप्शन बनाए, एक अवामी बनाए, तो उसके लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, कोशिशें तो हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं। अब मकबूलियत हासिल करने में मुस्लिम लीग नून दोबारा कामयाब होती है या नहीं, ये तो देखना होगा। हामिद साहब, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? इतना ही रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे थे या इससे ज़्यादा? और इस रिलीफ का कितना फ़ायदा होने जा रहा है आवाम को? बिल्कुल, मैं इससे बहुत ज्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था। एटलीस्ट 12 रुपए का मैं रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि जब हुकूमत जो है ये कहती है जी कि जब हम आए डिफॉल्ट होने वाला था, ये था, हमने ये देखा कि उस वक्त बिजली की कीमतें क्या थी और फिर 3 सालों में कितनी कीमतें बढ़ी, और उसके मुकाबले में जो कमी हुई है वो कोई इतनी काबिले जिक्र नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस कमी का अगर डायरेक्ट अवाम को फायदा पहुंचता है तो फिर इसको सराहा
बनना चाहिए, हुकूमत की कोशिशों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस नीयत से काम कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। देखिए, पेट्रोल और बिजली ये दो चीजें हैं जो हर चीज की महंगाई पर असरअंदाज होते हैं। तो क्या इनकी कमी से क्या अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी आनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी आनी चाहिए, और जनाब बहुत सारी चीजों में और कमी आनी चाहिए। बिल जो है वो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है रोजमर्रा की अशिया खरीदारी के ऊपर भी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि क्या हुकूमत ने ये जो कमी की है, हुकूमत ने इसके ऊपर जो अवाम को डायरेक्ट रिलीफ देना है वो कब से शुरू होना है। उसके बाद हुकूमत के ऊपर ये लाजिम है कि वो जो हमारे यहाँ जो ओवर बिलिंग का इशू चल रहा है, जो पिछले ओवर बिलिंग होती है बाद में, इसके ऊपर बड़ा जरूरी है कि चेक एंड बैलेंस के साथ अवाम को डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि हुकूमत का जो ऐलान होता है उस पर अवाम मुकम्मल एतबार और एतमाद रखते हैं। पाकिस्तान में चूंकि तारीखी तौर पर ऐसा हुआ कि एक तरफ से कहा गया और दूसरी तरफ से उसको एडजस्ट कर लिया गया, तो इसलिए अवाम का एतमाद जो है वो हमेशा से शेकी रहा है। मेरा ख्याल ये है कि इकदाम तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये देखना होगा कि हुकूमत कब से अमल करती है, डायरेक्ट रिलीफ अवाम को किस किस शक्ल में मिलता है। अगर बिजली की कीमत 7 रुपए 41 पैसे कम हुई है, दिस इज नियरली 12% ऑफ द प्राइस। 12% का मतलब ये कि बाकी चीजों की महंगाई में भी कमी आनी चाहिए बिजली के बिलों के साथ साथ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके लिए हुकूमत और गवर्नेंस का इशू आता है, उसके ऊपर जो प्राइस कमेटियां हैं उनका इशू आता है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इसको अच्छे तरीके से अगर कैश करेंगे तो अवामी तौर पर पजीराई भी मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर वो IMF की तरफ से और ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कैश किस तरह से वागा साहब किया जा सकता है? ऐलान तो कर दिया ना ने, अब कैश किस तरह से करना है इन्होंने? देखिए, अगर हुकूमत नेक नामी चाहती है ना और पब्लिक में चाहती है कि हमारा इमेज ठीक हो या कोई खैर की खबर देना चाहती है, तो पहले तो अपने गैर तरक्याती अखराजात पे ज़रा गौर करें। वो जो वज़रा की एक फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की है, इतनी बड़ी जहाज़ी काबीना रखी हुई है, कितना ही अच्छा होता वज़ीर आज़म साहब फ़ौरन ये ऐलान कर दे कि मैंने आधी काबीना कम कर दी है और आधे वज़रा जो बहुत ज़रूरी थे उनके भी पर्क्स कम कर रहा हूँ। भाई, जब 2 लाख रुपए से 7 लाख रुपया अरकान असेंबली की तनख्वाह, आप ज़रा इसका परसेंटेज देखें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 टाइम्स तनख्वाहें बढ़ गई हैं उनकी। अच्छा, कहते हैं असेंबली में बैठे कानून पास किया, 2 लाख से हमारी तनख्वाह 10 लाख रुपए। किसी ने अपोज नहीं किया इस पे? जी असेंबली में बैठे किसी शख्स ने अपोज नहीं किया, ऑपोजिशन हो या PTI ने भी नहीं किया। वही बात, हैरान कौन बात है। इसका मतलब है इस काम में सारे इकट्ठे हैं, तो अवाम को क्या रिलीफ दिया? भाई, बात यह है कि आप कानून साजी करें अवाम के लिए, आप गैर तरक्याती अखराजात करें, अपनी गाड़ियों की तादाद, अपने पेट्रोल की कम। एक बात आप मुझे बताइए, हमारे जितने अरकान असेंबली हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, MNAs, MP, क्या वो कमज़ोर घरों से हैं? क्या उनके माली हालात कमज़ोर हैं? क्या कोई शख्स MNA और MPA का इलेक्शन गरीब आदमी या इवन कोई दरमियाने दर्जे का बंदा जो है वो लड़ सकता है? उनको तनख्वाह की क्या जरूरत है और वो क्यों लेते? भाई, उनके लिए ये क्या पार्क्स थोड़े, उनका इज्जत एहतराम, प्रोटोकॉल, काम, टेलीफोन, DC, AC प्रोटोकॉल, उनको और क्या चाहिए? भाई, आपने अवामी खिदमत करनी है, आप इलेक्शन लड़के आए हैं, लेकिन आप तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में, भाई जो अमीर मुल्क हैं वो अपने अरकान असेंबली को हमारी तरफ से सोने के ताज पहनाते हैं। यहाँ लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जाएं हस्पतालों में, वज़ीर आला जाती हैं, वहाँ जो है वो दवाई नहीं मिल रही, फलां को सस्पेंड कर दिया। इस तरह मामला हल नहीं होंगे। आप अपने अखराजात पूरे अवाम को बताएं। आज से पार्लियामेंट के इतने अखराजात हमने कम कर दिए, लोगों को इससे बेशक कम रिलीफ मिले, लेकिन लोग ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात कम किए, अरकान असेंबली के अखराजात कम किए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो अल्ले तल्ले बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं, गैर ममालिक में इलाज हो रहे हैं, यहाँ लोग अपना मर रहे हैं कैंसर से और छोटी छोटी बीमारियों से। ठीक है, आप ये देखिए कि गैर मुल्क में इलाज क्यों होता है? रिलीफ दिया गया है उसको हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन अकानी साहब आप अग्री करते हैं कि रिलीफ अगर देना है तो फिर और भी बहुत से मामलात हैं जिनको हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। अगर हम अरकान की बात करें तो ना सिर्फ उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ बल्कि तादाद में इजाफा हो गया, फिर जो अखराजात हो रहे हैं उनमें भी आपको लगता है कि कटौती होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आवाम को नजर आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई और आवाम से हुकूमत भी, वज़ीर-ए-आज़म भी कहते हैं मुश्किल फैसले हैं तो बर्दाश्त करें और मुश्किल वक्त है और संगीन हालात हैं,
तो वो सारे रिफ्लेक्ट हुकूमत पे होने चाहिए ना। हुकूमत को, हुकूमत की जो शक्ल है, जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी जो उनकी कैबिनेट है और जो उनके अखराजात हैं, उनसे भी पता लगने चाहिए कि भाई हालात हमारे मुश्किल हैं और हम एक बामरी मजबूरी जितनी लोग चाहिए उतने से कर रहे हैं। अब बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि इतने ज्यादा लोग हैं और फिर तखाओं में इतना इजाफा, सहूलतों में इजाफा, और इसके अलावा भी देखें एक और चीज देखनी चाहिए कि बहुत बड़े बजट हमारे यहाँ अक्सर होता है कि पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे यानी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक तरह के मंसूबे होते हैं जिनमें वेस्टेज बहुत होता है, बहुत ज्यादा। अब हमारे यहाँ बहुत सारी स्कीमें रही हैं, खुद इधर नवाज शरीफ साहब की भी एक जमाने में उन्होंने येलो कैप स्कीम थी, अरबों रुपए उससे डूब गए थे। तो ये इस तरह की बाज़ औक़ात स्कीमें भी ऐसी बनाई जाती है जिससे अरबों रुपए डूब जाते हैं, वो भी अखराजात कम करने की जरूरत है एफिशिएंट वर्किंग के जरिए, यानी पूरा एक प्लान। और देखिए एक बात बहरहाल है कि इनको अपनी टैक्स कलेक्शन भी हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल इसका जिस तरह एक इंडिविजुअल की तरह ही स्टेट वाला मामला होता है कि आपकी आमदनी जितनी है, आपके अखराजात उस आमदनी से अगर कम है तो आप अमीर हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे। अगर अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है, तो जाहिर बात है आप गरीब होंगे या मकरूज होंगे। पाकिस्तान की वो सेम पोजीशन है कि हमारे जो हम अपने रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो हमारा कम होता है, हमारे अखराजात ज्यादा हैं। हमारे जो लोग अमीर लोग हैं, खुशहाल लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो टैक्स नहीं देते। और हुकूमतों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी विल नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट टैक्स लगाए जाए। इसलिए अब इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, पेट्रोल पे लेवी बढ़ा देते हैं, पेट्रोल पे लगाते हैं और चीजों में लगा देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं जो अमीर गरीब सबको भुगतने पड़ जाती हैं। तो होना ये चाहिए कि टैक्स रेवेन्यू इनको बढ़ाना चाहिए। तो वहां पे अब आपको पता है कि IMF भी बहुत जोर देती है, लेकिन ये जो IMF जहाँ कुछ चीज IMF के मुतालबात ठीक होते हैं, दुरुस्त होते हैं, वहां पे हम लोग डंडी मारते हैं। वहां पे जहाँ पे इनको लगता है कि मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे सख्ती होती है फिर उस सख्ती के साथ अमल दरामद हमारे से करवाया जाता है। हम महसूलात में 35% इजाफा करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं गर्दिशी कर्जा आइंदा 5 साल में बतदरीज ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने जो भी रिलीफ दिया है, चाहे थोड़ा या बहुत, बिजली में भी रिलीफ दिया है, तो क्या वाकई आवाम को आने वाले दिनों में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उनके लिए बेहतरी होने जा रही है? बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल हुकूमत को अब 1.5 साल से ऊपर हो गया है टाइम, हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और उस स्टेबिलिटी का फायदा डायरेक्ट आवाम को होना चाहिए। और जो हुकूमत जिस तरह दावा कर रही है कि अगले चंद महीनों में जो है वो $10 अरब से ज्यादा के रिजर्व भी हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी आई है इस ऐलान के बाद। तो लाजमी बात है कि मेरा ख्याल यह है कि आइंदा हुकूमत को आइंदा दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कमी करनी चाहिए। जैसा कि पिछले महीने कहा गया था कि 8 से 9 रुपए पेट्रोल कम हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो नहीं रिलीफ दिया आवाम को, बल्कि 1 रुपए का रिलीफ दिया गया जो कि किसी गिनती में नहीं आता। मेरा ख्याल यह है कि अब हुकूमत पे लाजिम है कि पेट्रोल की कीमतें कम करे। उसका फायदा ये होगा, बिजली और पेट्रोल की कीमतें अगर इकट्ठे वक्त पे कम होंगी तो फिर जो है वो आवाम को एक अच्छा खासा रिलीफ महसूस होगा। बजाय कि थोड़ा थोड़ा करके उसको करेंगे तो कभी कभी उसका फायदा नहीं होता, बल्कि अवाम के अगर अखराजात या दूसरे मामलात हैं, अगर ये दोनों रिलीफ एक वक्त में दे दिए जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए अपना कहते हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल गेन भी होगा, यानी मतलब सियासी तौर पे उनकी साख भी बेहतर होगी। और दूसरी बात ये कि अवाम को एक ऐसा रिलीफ मिलेगा जिस पर अवाम जो है वो बहुत अरसे से मैं समझ रहा हूँ कि मजबूर है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाए, वरना अवाम तो महंगाई की चक्की में इस तरह पिसे हुए हैं कि जो दरमियाना तबका है वो पाकिस्तान में खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि या बहुत रिच क्लास है और या बहुत गरीब है। जो दरमियाने तबके का जो वाइड जो था, वो जो सफेद पोस्ट था, उसका जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो गया है। उसको हुकूमत को उस तबके को सबसे ज्यादा रिलीफ देने की जरूरत है, ताकि ये कि अवाम के अंदर एतमाद बहाल हो और हुकूमत जो है, यानी ये जो रिलीफ दिया है हुकूमत ने उसको हम अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो तसलसल है, जो सिलसिला है, ये जारी रहना चाहिए। इसका फ़ायदा एक तो आवाम को भी होगा और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि वो जो खोई हुई मकबूलियत है मुस्लिम लीग नून की, शायद वो कुछ बेहतर हो जाए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि क्या बानी PTI ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल दिया है या नहीं। इस पर कुछ डाउट चल रहे हैं, कोई कुछ राय दे रहा है, कोई कुछ राय दे रहा है। आखिर मामला है क्या, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर साहब को ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, जबकि जुनेद अकबर साहब ने इसकी तरदीद कर दी है। शिबली फराज भी कहते हैं कि इस तरह का कोई टास्क दिया गया है, हमें तो इसका पता नहीं है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो हमाद असर हैं उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। फिर आपसी इख्तलाफात भी साथ साथ चल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, और ग्रुप बंदियां भी चल रही हैं। फिर बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा से मिलने से इनकार कर दिया है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, वाक़ई साहब आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? धड़े बंदियां मौजूद हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, हकीकत क्या है और ये हकीकत कौन बताएगा कि आखिर मामला क्या है? देखिए, बानी पीटीआई से जो भी जाके जेल में मिलता है ना, वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करता है। अग्रीड। वो उसको ये यकीन दिलाता है कि मेरे से ज़्यादा सिंसियर, संजीदा और आपका बेहतर ख्याल करना है, और पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा जो वफादारी है वो मेरी है। जब वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करता है तो वो वहाँ साथ साथ दूसरों की जड़ें भी काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर जो इस वक्त तूफ़ान मचा हुआ है कि हमाद अजहर जैसा बंदा अगर पार्टी से रिज़ाइन कर गया है, तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई के लिए इतना बड़ा धचका है कि शायद अभी ये इसको इतनी आसानी से बर्दाश्त ना कर सके। मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान की बराह रास्त बाहर किसी से बातचीत नहीं हो रही, ना उसको इजाज़त मिल रही है, ना वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की पोजीशन में है, ना उसका कोई ऐसा पक्का स्पोक्समैन है जिसकी बात को वाकई बाकी पार्टी भी माने, जिसको वो कहते हैं कि ये मेरा स्पोक्समैन है। उसका भी नहीं पता चलता कि इमरान खान ने उसको स्पोक्समैन बनाया हुआ भी है या नहीं, उसको कौन कंफर्म करेगा? क्योंकि हर बंदा जो जाता है वो दूसरे की जड़ें काटनी शुरू कर देता है। ये इस पार्टी की बदकिस्मती है। अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जी इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी हमने कोई बात नहीं की एस्टेब्लिशमेंट से, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो भाई ये जो 2 खतूत पहले आप लिख चुके हैं और उनको आप सारी दुनिया के सामने बता चुके हैं, तो हकीकत में तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ही थे ना। आप उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं और आपकी बहुत सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने को तैयार हैं। आपको ये याद होगा कि इमरान खान के बारे में ये बात आई थी कि उन्होंने कहा हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने आगे से कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, सियासतदान से बात करता हुआ ही अच्छा लगेगा। असल में एस्टेब्लिशमेंट हर पैगाम सियासतदान के जरिए शायद सुनना चाहती है और बराह रास्त पीटीआई से हरगिज़ बात नहीं करना चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अली अमीन गंडापुर ने, मैं आखिरी बात आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को ये बात मेरे ज़राए के मुताबिक ज़रूर कही है, कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, आप हमें ग्रीन सिग्नल दें, आपके ग्रीन सिग्नल के बाद ही बात हो। ठीक है, यानी उन्होंने कहा है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। तो खाकवानी साहब, अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और कोशिश करते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की, तो कोई मज़ायका है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल इनको बात करनी चाहिए। बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहरहाल हमें पता है, हम सब जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की क्या क्या किरदार है, कितनी उसके पास क़ुव्वत है। और बल्कि आपको याद होगा इसी प्रोग्रामों में हम बहुत दफ़ा, हमारे दोस्त आदिल साहब हमेशा यही कहा करते थे कि जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी मामला तय नहीं हो पाता, मुफाहमत नहीं होती, उस वक्त तक चीजें इनके लिए बेहतर नहीं होगी, आसान नहीं होगी। और ये बात हकीकत है, तो बात करनी चाहिए। इस वक्त देखें, पाकिस्तान में सबसे जरूरत है इस वक्त मुकम्मल एक यानी इस्तेकाम की भी जरूरत है, सियासी इस्तेकाम की भी, और यकजहती की भी जरूरत है। तो अगर मुल्क की एक बड़ी पार्टी, बल्कि सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसमें और एस्टेब्लिशमेंट में अगर फासले हों, अगर एक दूसरे के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो, टकराव की कैफियत हो, सोशल मीडिया पर जिस तरह ये बात चल रही होती है, बहुत दफा शिकायत दोनों तरफ से चल रही होती है कि मतलब एक ओपिनियन का डिफरेंस है बहुत ज्यादा और एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो वो चीजें कम हों, अगर जितना एक दूसरे के करीब आते हैं तो अच्छी बात है। करीब आने से मुराद ये है कि मैं तो समझता हूँ कि एक यकजहती की सूरत पैदा हो। एक यकजहती वो कि जो दूसरी पार्टी के साथ जरूरी है, एक यकजहती वो जो पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमाद असर साहब का इस्तीफा दे देना किस तरह से देख रहे हैं, कितना नुकसान है इसका पार्टी को? देखिए, पीटीआई
का ये सब पीटीआई ये बुरहान का शिकार है और रहेगी जब तक इमरान खान अंदर है। इमरान खान बाहर आएंगे, जैसे ही आएंगे ये पार्टी के मसले खत्म हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, लेकिन उसकी लीडरशिप जो सर पे है नहीं और उनसे मुलाकात की और एक्सेस भी उस तरह की नहीं है, तो ये मसाइल और ग्रुपिंग बहुत सारी चल रही है। हमाद अजहर साहब पे क्रिटिसिज्म बहुत सारा हो रहा था कि उसने एक्टिव नहीं थे पंजाब में, बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। केपी में आप देखिए कितने मसले चल रहे हैं। जुनैद अकबर के का खुद भी एक तरह की वो एक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आवाज थी, अब तो एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उनपे इल्जाम हामिद साहब ये भी था हमाद अजहर पे कि वो आलिया हमजा को काम करने दे रहे हैं, उनके काम में रुकावटें डाल रहे हैं, जिसको फिर उन्होंने क्लियर भी किया और आलिया हमजा साहबा ने कहा कि मुझे तो इस चीज की खबर नहीं है। तो इस्तीफा दे देना पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है उनका? बिल्कुल, देखिए हामिद साहब जी मैं समझता हूँ कि हमाद अजहर साहब का इस्तीफा बहुत बड़ा झटका होगा। पार्टी पहले ही पंजाब में बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। आपको पता है कि पंजाब की लीडरशिप अभी तक जेलों में है और उस हवाले से जब वो अंडरग्राउंड भी रही है, तो आलिया हमजा को टास्क दिया गया है, वो काम करना चाह रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये कि शायद हमाद अजहर इस्तीफा वापस भी ले लें और वो ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वो किसी के काम में या पार्टी के काम में रुकावट नहीं बनना चाह रहे। और जैसे अभी आपने भी कहा कि बिल्कुल वो कई जगहों पर में नजर नहीं आए या वो खुद एक्टिव सामने नहीं आए। सो पार्टी को पंजाब में बारह मुश्किलात है। बुनियादी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वो वाहिद इस वक्त शख्सियत हैं जो किसी भी अंदाज में आप कह लें 12 विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और दोनों तरफ उनको कहीं ना कहीं कबूलियत का आंसर है, यानी इस्टेब्लिशमेंट भी शायद इनकी बात सुन लेगी। तो इस हवाले से खान साहब को इस बात पर कन्विंस होना चाहिए और अगर किसी को भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है या बात करनी है तो पूरा उसको इख्तियार दे कि वो कोई फैसला कर सके। जब भी ये एक होती है बात एस्टेब्लिशमेंट से बात की, तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है जब लीडरशिप कहती थी हम जेल में जाके उनसे अब आइंदा फर्दर इजाजत लेंगे या आइंदा इंस्ट्रक्शंस लेंगे। इसी तरह जब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे तो हुकूमत बेबस नजर आती थी कि जी हमें भी कहीं से इजाजत लेनी है कि हम कितना रिलीफ दे सकते हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुज़ाकरात मैंडेट के बगैर कामयाब नहीं होते हैं। कोई भी कोशिशें चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या हुकूमत के साथ हो। हामिद साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। नसीर वागा साहब, एक चीज होती है कन्विक्शन, जब तक आपके पास इख्तियार नहीं होता ना, आपकी बात में कोई कन्विक्शन नहीं होती। यही हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। मुज़ाकरात हुए, पार्टी बैठ गई, मुज़ाकराती कमेटी, लेकिन उनकी बात में कन्विक्शन नहीं थी। वही जो हामिद साहब बात कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बात करनी है, कुछ भी करना है, उन्होंने अप्रूवल लेना है बानी पीटीआई से, और अगर वो बात उन्होंने कह भी दिया और अगर वो यू टर्न लेना चाह रहे हैं, बानी पीटीआई ने कह दिया, तो वो यू टर्न पे ले लिया जाता है। यही मसला हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर आ रहा है। कोई अगर उनका फेवरेट भी है बानी पीटीआई का, उसके पास भी इख्तियार मौजूद नहीं है। अभी आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब बड़े फेवरेट भी हैं, बातचीत भी हो रही है और वो चाह भी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना, क्या इख्तियार उनके पास है या वो मनवा लेंगे बानी पीटीआई को इस बात पे? देखें, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात आपको कह चुका हूँ कि मेरे ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की ये ख्वाहिश है और वो इमरान खान साहब को इस बात पे कन्विंस कर रहे हैं कि हमें अल्टीमेटली एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने होंगे, इसके बगैर हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। शायद हम तवील अरसे तक जो है वो ज़ेरे अताब रहें। अब इशू ये है, एस्टेब्लिशमेंट किन की है? हमारी है। फौज किन की है? हमारी है। वो कोई भारत की नहीं है, वो कोई बांग्लादेश की नहीं है, वो कोई अमेरिकी नहीं है। भाई आपके बेटे, आपके भाई, आपकी फैमिलीज में से ही एस्टेब्लिशमेंट है ना, तो उनके साथ टेबल पर बैठ के बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। मेरा ख्याल है पीटीआई के लोग ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हम मुज़ाकरात करें, उनसे कोई रिलीफ लें, लेकिन असल प्रॉब्लम है जो मौजूदा हुकूमत है ना, वो भी इस चीज़ में कोई इतनी खुश नहीं है कि पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात आपस में हों और वो कामयाब हो जाएं और उनको कहीं रिलीफ मिल जाए। ये भी एक अंसर जो है ये मुसलसल काम कर रहा है। और फिर पीटीआई के अपने ही कई लोग ऐसे हैं जिनका किरदार मशकूक है। कभी कोई रिजाइन दे देता है, फिर उसको पता है ये रिजाइन मेरा वापस हो जाना है, कोई किसी के काम में रोड़े अटका रहा है। इस तरह पार्टियां नहीं चलती। बात यह है कि पीटीआई इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म हो जाती है। ठीक है, और मसला ये भी है कि अगर बानी पीटीआई को मना भी लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, तो फिर
दूसरी तरफ भी देखना होगा, जिनसे 2 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने कोरा जवाब दे दिया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि ट्रंप ने आखिर कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है और उसके क्या नुकसानात होने जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीका ने आलमी तिजारती जंग का आगाज़ कर दिया है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक हैं जिन पर जवाबी टैक्स आयद कर दिए। अगर हम बात कर लें कुछ चीदा ममालिक की तो पाकिस्तान पर 29%, चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, वियतनाम पर 46% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन, चीन, जापान और बरतानिया पर भी टैरिफ आयद हो गए हैं और इसराइल को भी नहीं बख्शा है। ट्रंप ने 17% टैरिफ आयद कर दिया है। वाक़ई साहब, ये इकदाम आप किस तरह से देख रहे हैं? वाज़े डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अपनी मसनूआत या तो अमेरिका में बनाएं या फिर टैरिफ अदा करें। देखिए, मैं तो इसको टैरिफ वॉर का नाम दूंगा। अच्छा। जब से ट्रंप साहब तशरीफ़ लाए हैं बतौर सदर, उन्होंने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। कभी तो उन्होंने आते ही इलीगल इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स को अमेरिका से निकालने का काम शुरू कर दिया और जहाज़ भर भर के लोगों को वापस भेज दिया और मज़ीद लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी, जिससे पूरी दुनिया में अमेरिका का जो चेहरा है उसका वो जो एक फेस सेविंग थी ना, वो ख़त्म कर दी। वहाँ की आवाम अब इस मसले का शिकार है। सबसे ज़्यादा मसला है चीन से, चूँकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी इंपोर्ट जो हो रही है वो चीन से हो रही है। अब सदर ट्रंप को वैसे तो चीन वैसे भी अच्छा नहीं लगता। जब उसको पता चला कि इतनी बड़ी मिकदार में, तादाद में चीन से चीज़ें आती हैं, एक बात। दूसरी बात, जब उसने देखा कि अमेरिका की अपनी ऑटो इंडस्ट्री भी बैठ रही है जिस पे अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हसार करता था और उस पर भी चीन ने कब्ज़ा कर लिया, दूसरे ममालिक से भी गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई। इसी तरह जो पाकिस्तान से चीज़ें जाएंगी उन पर भी 29% टैरिफ अब उन्होंने लगा दिया। वैसे तो पाकिस्तान कितना अमेरिका में सामान भेजता होगा, हमारी तो वैसे ही एक्सपोर्ट बहुत कम है, लेकिन इसको कहते हैं पूरी दुनिया को टफ टाइम देना, लोगों को मुसीबत में मुब्तला करना। कि अब अमरीकी अवाम ने क्या किया, 47% से कम होके 47% से कम होके 43% उनकी वहां पे अब इस वक्त पॉपुलैरिटी रह गई है ट्रंप की। क्यों? लोगों को चीजें महंगी मिलेंगी। जब वहां की मुकामी इंडस्ट्री में चीजें बनेंगी, उसकी निस्बत बाहर के मुल्कों से सस्ती चीजें आ रही थी। ट्रंप साहब ने यह सोचा, एक तो मैं टैक्स इकट्ठा करूं और पूरी दुनिया के साथ जो उन्होंने वॉर और जंगो जदल और तूफान खड़ा करने की बातें। अपेरेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप का मोटो था, जो वो बात करते थे, उनके मंशूर का हिस्सा था कि अवाम का फ़ायदा होगा। आमिर खां अकवानी साहब, फ़ायदा तो फिर हमको भी नहीं होगा इस चीज़ का। इन द लॉन्ग रन इस सारी सूरत के दो पहलू, एक तो पाकिस्तान के लिए भी एक पॉजिटिव पहलू भी है, उसमें बात करते हैं। लेकिन देखिए, एक फायदा तो अल्टीमेटली ये होगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ज्यादा होगी, मतलब देखें ना, बहुत सारी इंडस्ट्री जो चाइना में अमेरिकी बिजनेसमैन ने लगाई थी वो वापस आ रही है। एप्पल कंपनी जो है $500 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, अपने प्लांट लगाने जा रही है, और इस तरह करके ये जो उन्होंने तकरीबन 2 ट्रिलियन से ज्यादा सऊदी अरब और एमिरेट्स से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं अगले चंद सालों में, उन्होंने इनके यकीन ध्यान लिए और ये काम होगा। और ये जो ट्रेड डेफिसिट भी अमेरिका का बहुत सारा कम होगा ना। देखिए, ये बिल्कुल एक यकतरफा मामला चल रहा था। एक लिहाज से ट्रंप का पॉइंट तो ठीक है कि जब अमेरिकी मसनूआत पे इतना ज्यादा हैवी टैरिफ लगाया हुआ है, इंडिया ने लगाया हुआ है या और मुल्कों ने लगाया हुआ है, तो अमेरिका को यानी जवाब में क्या मिल रहा है? तो वो अपनी एक अपना जो एक बैलेंस करने के लिए कोशिश है। और उसमें अच्छा, पाकिस्तान के लिए पॉइंट में खाली इस एंगल पे गौर करें कि जो लार्जेस्ट पाकिस्तान की $5 अरब की वहां पे एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, और वो ज्यादातर मोस्टली टेक्सटाइल है। अब होगा ये कि जो लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला चाइना है। चाइना पे टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि मैं तो कुछ रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले टैरिफ को इसको ऐड करके 50% तक बन रहा है। वैसे 34% कहा जा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बन रहा है। अच्छा, फिर वियतनाम भी एक बड़ा एक वो है, और उस पर भी टैरिफ काफी बड़ा है, 34% ज्यादा है। और बांग्लादेश पे 37% है, पाकिस्तान से 8-7-8% ज्यादा। और बांग्लादेश भी बहुत बड़ा है वहां पे एक्सपोर्ट का, यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, और इंडिया पे भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक मौका भी पैदा हुआ है कि यानी जो लोगों की वहां पे टेक्सटाइल की वहां पे एक्सपोर्ट्स ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा बड़े पैमाने पे थी, वो उन पे जो टैरिफ, ठीक है, यानी ये जो क्राइसिस हमें फील हो रहा है, इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करने की जरूरत है। हामिद साहब, ये जो टैरिफ का ऐलान किया है, आप इस इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से मौशी शोबे ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मुतासर होने वाले हैं?
देखिए, यूरोप और चाइना ने तो इसको मुआशी एटम बम गिराने के मुतरादिफ करार दिया है, लेकिन दूसरी जानिब बात अहम ये है कि ट्रंप के इन इक़दामात के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर जिस अंदाज में मुआशी तौर पर एक नई जंग का आगाज हो रहा है, इसका देखना होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में असरात क्या होंगे। खुद अमरीकी अवाम को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, और ये जो सदर ट्रंप का कहना है कि जी वो अपना विद इन अमेरिका मेक इन अमेरिका करे, तो ये चंद दिनों में नहीं होता। बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिसमें अमेरिका खुद कफील नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात है, जो खाकवानी साहब की बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे ममालिक या वो ममालिक जो बहुत थोड़ी एक्सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए एक विंडो क्रिएट हुई है। बहुत बड़ी एक्सपोर्ट जो चाइना या वियतनाम वगैरह की थी, उसके मुकाबले में अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर बना सकें। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ट्रंप की इस पॉलिसी से अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा मुआशी जिसको कहते हैं कोई क्लैश भी आ सकता है। आज स्टॉक मार्केट उनकी नीचे ठीक है, हो सकता है कि ये ऐलान, ये फैसला जो कि स्टेबिलिटी के लिए किया गया है ट्रंप की जानिब से, इससे बहरान भी पैदा हो सकता है और पाकिस्तान को इस क्राइसिस में या सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी तलाश करने की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी की जा सकती है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।